नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT की कक्षा 11 की मैथमेटिक्स बुक। तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्रत्येक चैप्टर और उसकी थ्योरी और साथ में उसके क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही उस चैप्टर से जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे JEE हुआ, JEE और अपने जो स्टेट की जो PGT एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का अपना चैप्टर है सेट्स यानी समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यानी जो वस्तुएं हैं उनके सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। देखो, इसके एग्जाम्पल है 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 10 से कम होनी चाहिए और वो विषम होनी चाहिए। तो 1, 3, 5, 7, 9 हो गई। अब मैं 8 अगर उठाऊं, मैं कहूं कि 8 इस समूह में है या नहीं। ठीक है, तो हम साफ कह सकते हैं कि 8 इस समूह में नहीं है। तो ये होता है सुपरिभाषित। ये अच्छे से परिभाषित है और इसको देखते ही हमें पता चल जा रहा है कि 8 इस समूह में नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है भारत की नदियाँ, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब मैं कोई जैसे अमेजन उठा ली कि अमेजन नदी समूह में है या नहीं है, तो अमेजन हमें पता चल जा रही है कि अमेजन भारत की नदी नहीं है, तो ये एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये जो संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU। तो अगर मैं कहूँ कि F इस समूह में नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि F इस समूह में नहीं है। ठीक है, चौथा है समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल, अर्थात मूल इसके अगर आप हल करोगे तो वो आएंगे 2 और 3। ठीक है, तो उसके मूल क्या होंगे? 2 और 3। अगर मैं कहूँ कि 4 इसका मूल है तो ये गलत है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इस समुच्चय में नहीं है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी है। अगर कैपिटल N दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे लिखा हुआ हो कि N बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कैपिटल N यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी 1 से स्टार्ट हो रही है और वो अनंत तक जा रही है। ठीक है, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक। ठीक है, ये यहाँ मंजिला कोष्ठक आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं पूर्णांकों का समुच्चय से। पूर्णांकों का समुच्चय होता है उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। धन पूर्णांकों का समुच्चय है उसको Z+ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब धन पूर्णांक कौन से होते हैं? 1 से लेके 2, 3 और अनंत तक, यानी प्राकृत संख्याओं वाला समूह। तो इसे धन पूर्णांक भी कहते हैं, तो इसको हम Z+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Q+ हो गया धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय और R+ हो गया धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट हैं। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य परिभाषित है। जैसे मैंने बताया था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं उनका समुच्चय, तो समुच्चय के लिए हम मंजिला कोष्ठक यूज करते हैं। ठीक है, A, फिर जो I O U। ठीक है, ये मंजिला कोष्ठक बंद हो गया। AEIOU। अब ये क्या है? ये एक समुच्चय है किसका? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। ठीक है, अब इनको बोलते हैं इस समुच्चय के अवयव। जो प्रत्येक एलिमेंट है इसको बोलते हैं समुच्चय के अवयव, या फिर इनको वस्तुएं भी बोल सकते हैं या फिर समुच्चय के सदस्य भी बोलते हैं। अब ये सदस्य आपस में कोमा द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, ये अब पॉइंट 1 हो गया। ठीक है, अब समुच्चय इसको जैसे मैंने बोला तो ये हो गया अपना कैपिटल V बराबर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कैपिटल V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समुच्चय को हम प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक है, समुच्चय को हम प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं और इसके लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं समुच्चय के लिए। और समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू। तो ये छोटे अक्षर से रिप्रेजेंट किए, वो छोटे अक्षर दिए हुए हों इसका मतलब है उसके अवयव हैं, कैपिटल लेटर दिया हो तो इसका मतलब हो गया वो समुच्चय है। ठीक है, यदि कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, वो समुच्चय ए का एक अवयव है, तो हम कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि ए समुच्चय ए में है। वाक्यांश अवयव है, सदस्य है या में है के लिए हम एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू समुच्चय सेट्स ए। ठीक है, तो इसके लिए इसका मतलब क्या हो गया कि ए है वो समुच्चय ए का सदस्य है या अवयव है या इसके अंदर है। ठीक है, अब पॉइंट 2 है, यदि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो हम बी नॉट बिलोंग्स टू इससे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बी समुच्चय ए में नहीं है। ठीक है, अब किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां हैं। ठीक है, किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहली है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरी है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में। तो रोस्टर रूप में ऐसे लिखा जाता है, सबसे पहले मंदला कोष्ठक, फिर इसके सारे अवयव और उनको ये कोमा के द्वारा अलग होंगे और फिर वापस मंदला कोष्ठक बंद। ठीक है, ये तो हो गया रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर मंझला कोष्ठक एक्स, फिर यह है कोलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, फिर मंझला कोष्ठक बंद। ठीक है, तो यहाँ जो शुरुआत का जो मंझला कोष्ठक है और एक्स है, इसको हम बोलेंगे सभी अक्ष का समुच्चय। ठीक है, ये मंझला कोष्ठक यहाँ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी अक्ष का समुच्चय। ठीक है, कोलन का मतलब हो गया जहाँ। ठीक है, सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी ऐसे सभी अक्ष होंगे इस समुच्चय में, और अक्ष यहाँ क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ऐसे सारे जो स्वर हैं उनका समुच्चय है। अब यहाँ एक नोट है कि रोस्टर रूप में, जो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है, प्रत्येक अवयव एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए, सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी हुई है इसको हल करेंगे। इक्वेशन के हल आ जाएंगे 1 और -2। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सारणीबद्ध या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मंझला कोष्ठक, फिर 1 और -2 मंझला कोष्ठक बंद, और ये कोमा से अलग हो गए। अब अगर इसको समुच्चय रूप में लिखना होता, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होता, कैसे लिखते, सभी एक्स जहाँ, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स है वो एक्स स्क्वायर समीकरण, एक्स समीकरण ये दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का एक हल है। ठीक है, यह हो गया समुच्चय रूप में। अगला एग्जाम्पल है समुच्चय ए बराबर, ये कोई समुच्चय दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सारणीबद्ध रूप में दे रखा है, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो ये लिखे हुए एलिमेंट को देखो, ध्यान से देखो, 1 4 9 16 25, ये क्या है, ये प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं, 1
1 का वर्ग है ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग लिखा है, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। तो मैंने लिखा ए सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक है, सभी x लेने हैं अपने को जहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्राकृत संख्या हैं उनके वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका यह है कि सभी x का समुच्चय जहाँ x बराबर क्या है n² और n की कंडीशन क्या दे रखी है, n एक नेचुरल नंबर है। मैंने बताया था ना, n कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट करता है, प्राकृत संख्याओं को, है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। तो n उससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, n है वो जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है उसका एक अवयव है। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है कि प्रश्नावली 1.1 को आपको कंप्लीट करनी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।